नमस्कार। आशा है कि आप सभी कुशल पूर्वक होंगे। तो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ में आज हम बात करेंगे हाउ टू सेटल इन ऑस्ट्रेलिया। इसको मैं दो भागों में बांट रहा हूँ। पहला तैयारी है ऑस्ट्रेलिया पहुँचने से पहले की, और दूसरा भाग होगा ऑस्ट्रेलिया पहुँचने के बाद। तो सबसे पहले तो आपकी इंटेंशंस हैं कि आपने ऑस्ट्रेलिया चुना है, क्यों चुना है। आपके सामने क्लियर कट गोल होना चाहिए कि मैं ऑस्ट्रेलिया क्यों जा रहा हूँ। पैसे के लिए जा रहा हूँ तो क्या वाकई मेरे फील्ड में जो प्रोस्पेक्ट्स हैं, जो मेरा एरिया है क्वालिफ़िकेशन का, या जो मैं अचीव करने वाला हूँ आगे जाके, क्या उसके स्कोप हैं, क्या उस फील्ड में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर हैं तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। तो ये तो पहला कदम होता है कि आप ये देखें कि अगर आप जा रहे हैं तो जाने के लिए आप एलिजिबल हैं कि नहीं हैं। सिर्फ अंधेरे में तीर चलाने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये एक बेसिक स्टेप और इम्पोर्टेंट स्टेप होता है। कहीं ऐसा ना हो कि आप कुछ ऐसी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से, जो जनरल ग्रेजुएशन होता है उसके हिसाब से वर्क एक्सपीरियंस के बेसिस पे वीज़ा तो मिल जाए, लेकिन वहाँ जॉब ना मिले और परेशानी हो जाए तो दिक्कत होती है। तो बेहतर यही है कि आप पहले अपने आप को देखें, एनालाइज करें अपनी क्वालिफ़िकेशन को, थोड़ा रिसर्च करें। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो कहाँ हैं, कौन से सिटी में हैं, और अगर सिटी में नहीं है तो सिटी के कौन से रीजन में आप जा सकते हैं अगर आपके पॉइंट्स कम बन रहे हैं, क्योंकि रीजनल एरिया में स्पॉन्सरशिप भी मिल जाती है और आपके पॉइंट्स भी बढ़ जाते हैं। तो ये हुआ पहला कदम। इसके बाद दूसरा कदम होता है कि आप अपनी उन स्किल्स को, जिनको आपने एनालाइज कर लिया है कि ये मुझे मौका दिलाएंगे ऑस्ट्रेलिया में सेटल होने के लिए, उन स्किल्स का असेसमेंट कराएं। अब असेसमेंट करने के लिए हर फील्ड की अलग अलग ऑथराइज्ड कंपनियां हैं, यू कैन से एसोसिएशंस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं। वो आपका एनालिसिस करती हैं, स्किल असेसमेंट करती हैं, और असेसमेंट करने के बाद आपको उसका रिजल्ट भेजती हैं। वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपका स्किल असेसमेंट सक्सेसफुल होता है, संभाल के रखिए, ये आपकी एप्लीकेशन में काम आता है। इसके बाद तीसरा स्टेप होता है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट का। बहुत ज़रूरी है, इसको आप नकार नहीं सकते। बजाय इसमें लापरवाही करने के, आप 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 1 महीना पूरा डेडिकेटेडली आप टाइम स्पेंड करें। और हो सकता है तो किसी अच्छे से इंस्टीट्यूट में, ब्रिटिश काउंसिल जैसी इंस्टीट्यूट में आप क्लासेस अटेंड करें, क्योंकि वो उनकी प्रिपरेशन विशेष रूप से उसी हिसाब से होती है जिस हिसाब से इंग्लिश के टेस्ट होते हैं। 4 मॉड्यूल में वो तैयारी करते हैं, तो वो एक अच्छा माध्यम हो सकता है। हालांकि फ़ीस उनकी बड़ी हाई होती है, पर बजाय इधर उधर कम पैसों के लालच में अनरिलायबल सोर्सेज से ट्रेनिंग करने के या कोर्स करने के लिए बेटर है कि आप ब्रिटिश काउंसिल से, या आईडीपी ऑस्ट्रेलिया भी कराती है, नेहरू प्लेस में उनका ऑफिस है दिल्ली के अंदर। ब्रिटिश काउंसिल का तो आपको मालूम ही होगा, कस्तूरबा गांधी मार्ग पे है। तो वो एक बेटर प्लेस है मेरी वजह से, ऑथेंटिक प्लेस है जहाँ पे आप कोर्स कर सकते हैं। 3 वीक्स का कोर्स कराते हैं। स्पेशली जब आपकी एग्ज़ाम की डेट होती है तो उससे पहले ले तो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि सब कुछ आपके दिमाग में फ्रेश होता है। इसके बाद आप एप्लीकेशन डालिए, यानी अपना एक्सप्रेशन, ईओआई कहते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डालिए। उससे पहले आप ये देख लीजिएगा ईओआई डालने से पहले कि क्या आपके आज की डेट के हिसाब से 65 पॉइंट्स बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। अगर आपकी एज 30 साल तक है तो इजी हो जाता है, क्योंकि एज के हिसाब से पॉइंट्स होते हैं 22 से 32, उसके बाद 40, उसके बाद आगे 45 से कम आपकी उम्र होनी चाहिए, और 45 के आसपास अगर हैं तो आपको एज के पॉइंट्स तो बहुत कम मिलेंगे। तो जाहिर है कि आपको दूसरे विकल्प तलाशने पड़ेंगे, जिस तरीके से कि आपका एक्सपीरियंस कितना है, क्वालिफ़िकेशन कितना है, वो फिर मायने रखते हैं। और फिर अगर वो एक्सपीरियंस या क्वालिफ़िकेशन अगर ऑस्ट्रेलिया की है तो आपके प्लस पॉइंट बन जाते हैं। ये भी ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद ये भी ध्यान में रखिएगा कि अगर आपको कहीं ना कहीं से रीजनल स्पॉन्सरशिप मिल जाती है, वो आपके लिए बून है, आपको वीज़ा मिलने में आसानी हो जाती है। लेकिन उसमें कंडीशन ये होती है कि आपको 2 साल तक कम से कम उस रीजनल एरिया में रहना होता है।
उसके बाद तो आप कहीं भी मूव हो सकते हैं जहां आपको ठीक लगे। तो जब आपने EOI अपना देख के, अपने मार्क्स देखने के बाद 65 से अबव आ रहा है तो आप सबमिट कर देते हैं, और उसको आपके बाद महीने के बाद, 2 महीने के बाद, जैसा भी बैकलॉग होता है, आपको फिर इनविटेशन मिल जाता है। इनविटेशन मिलने के बाद आप अपना ITA सबमिट कर देते हैं। तो ITA सबमिट करने के बाद आपको खुशखबरी मिल ही जाती है अक्सर, जब इतना सब कुछ आपने देख लिया है। तो अब ये भी आपके लिए जानना ज़रूरी है कि आपके लिए वीज़ा ऑप्शंस कौन कौन से हैं। अगर आप स्टूडेंट कैटेगरी में जा रहे हैं, स्टूडेंट हैं वहाँ पर, तो आपके पास ग्रेजुएट वीज़ा प्रोग्राम है, उसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपके लिए तो इजी हो जाता है, क्योंकि आपने 2 साल की या 3 साल की स्टडी वहाँ पे कर ही ली है, और स्टडी अगर वहाँ पे की है तो थोड़ा बहुत आपने काम भी किया होगा, क्वालिफिकेशन आपकी वहाँ की है, तो उसके भी एक्स्ट्रा मार्क्स आपको मिल जाते हैं। तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है। अगर नहीं की है तो आपको 189 और 190 सब क्लास में अप्लाई करना होता है। इसके बाद दूसरी कैटेगरीज भी होती हैं। अगर आप क्वालिफिकेशन के बलबूते पे नहीं जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं एंटरप्रेन्योर वीज़ा या इन्वेस्टर्स वीज़ा। इन्वेस्टर्स वीज़ा में काफ़ी मोटा अमाउंट आपको एज इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना होता है, जबकि एंटरप्रेन्योर वीज़ा में आप अपना बैकग्राउंड दिखा सकते हैं कि आपका बिजनेस बैकग्राउंड है, कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जैसे आप जहाँ पर भी हैं तो ITR आप इकट्ठा करेंगे, 3 साल की बैंक स्टेटमेंट्स, सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट से जो स्टेटमेंट्स होती हैं, और बिजनेस की और डिटेल्स आप इकट्ठा करेंगे। तो आपको 2 साल के अंदर अंदर 8 लाख डॉलर इन्वेस्ट करने होते हैं। इन्वेस्टर वीज़ा मिलियंस में होता है। आप कम से कम 2 मिलियन लगाएंगे, 2 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर लगाएंगे तो आप उस कैटेगरी में आएंगे, अदरवाइज चांसेस सक्सेस के कम हो जाते हैं। इसी तरीके से एंटरप्रेन्योर वीज़ा में जितना ज़्यादा अमाउंट लगाएंगे उतना स्कोप बढ़ जाता है। आपके पास 2 साल का टाइम जरूर होता है, पर ये ध्यान रखिए एप्लीकेशन लगाने से पहले आपको ये दिखाना होता है कि 2 साल के अंदर वो आप 1 मिलियन या 800,000 जो लाएंगे वो कहाँ से लाएंगे, ऐसे कौन से एसेट्स हैं, या आपके पास ऐसी कौन सी जमा पूंजी है या प्रॉपर्टी है जिसको बेच के आप 2 साल के अंदर अंदर इतना पैसा वहाँ से ला सकते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी वगैरह दिखाते हैं तो उसका सर्टिफाइड वैल्यूअर से, जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के द्वारा सर्टिफाइड हो, उसका वैल्यूएशन भी आपको कराना पड़ेगा, ताकि आप ये दिखा सके कि जो मेरे पास एसेट्स हैं उनकी कीमत इतनी है और मैं इनको बेच के विदिन 2 ईयर्स मैं वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दूंगा, और एट प्रेजेंट मेरे पास इतने पैसे हैं जो मैं वहाँ पे लगाऊंगा। इसमें एक चीज़ और भी हो सकती है, अगर आप रूटीन बिजनेस खरीदने के अलावा कोई ऐसा प्लान हो सकता है, बिजनेस प्लान हो सकता है आपका, जो नया हो वहाँ के लिए और वहाँ की इकोनॉमी में कुछ कंट्रीब्यूट कर सके, तो वो थोड़ा और इजी हो जाता है। उसमें पैसे भी कम लगते हैं, आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये एक अच्छी कैटेगरी है, लेकिन उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ बैठिए, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि आप किसी लोकल ऑस्ट्रेलियन माइग्रेशन एजेंट की सहायता लीजिए, जो आपको बता सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी में आपका बिजनेस वीज़ा जो है वो अप्रूव हो सकता है। और बिजनेस वीज़ा जब अप्रूव हो जाता है तो सारे राइट्स आपको मिलते हैं। 2 साल के बाद आपको PR भी मिल जाता है, कि हालांकि 2 साल के बाद आपको दिखाना होता है कि आपने ऑनेस्टली, ट्रांसपेरेंटली 2 साल तक बिजनेस किया, और ये उसकी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। तो ये कुछ कैटेगरीज हैं, अगर आप उस हिसाब से जाना चाहते हैं तो मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि सबसे पहले बजाय इसके कि आप अपना जॉब और वो एक्सप्लोर करें, आप ये देखिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। अगर आप ऑफशोर हैं तो, अगर ऑनशोर हैं तो आप जाहिर है कि आप कुछ ना कुछ ऐसा कोर्स कर रहे होंगे जो डिमांड में होगा, आपके लिए आसान हो जाता है। लेकिन अगर आप ऑफशोर हैं तो अपनी स्किल्स का असेसमेंट कीजिए अपने आप। उसके बाद फिर आप फीस लगेगी असेसमेंट के लिए, भेजिए जो भी कंसर्न एजेंसी है ऑस्ट्रेलिया की, आपके उस पर्टिकुलर स्किल के लिए, पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन के लिए। सब के लिए अलग अलग होती है, टीचर्स के लिए अलग है, लॉयर्स के लिए अलग है, इलेक्ट्रीशियंस के लिए अलग है, और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए अलग है। तो अलग अलग जो भी एजेंसीज होती हैं वहाँ आप अपनी एप्लीकेशन भेजिए, क्वालिफिकेशन का असेसमेंट कराइए,
उसको तैयार रखिए, अपने पॉइंट्स घर बैठ के जोड़िए। एज के इतने हो गए, क्वालिफिकेशन के इतने हो गए, एक्सपीरियंस के इतने हो गए, और अगर आपकी हायर क्वालिफिकेशन है उसके एक्स्ट्रा पॉइंट्स हो जाते हैं। और अगर आपकी स्पाउस आपके साथ है तो उनका इंग्लिश टेस्ट ही काफ़ी है, चल जाता है। तो इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी पे भी ध्यान दीजिए, इंग्लिश को सुधारिए, बहुत ज़रूरी है। अगर इंग्लिश आपकी अच्छी नहीं है, जुगाड़ तुगाड़ लगा के आप पास हो भी गए तो फिर यहाँ बसने में दिक्कत आएगी। तो आई विल स्ट्रोंगली सजेस्ट कि आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को पहले सुधारें आने से, और उसके बाद फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप देखें कौन सी कैटेगरी में आप आते हैं। बिजनेस वीज़ा में आप 59 ईयर्स तक आ सकते हैं। स्किल्ड कैटेगरी में आप आते हैं तो वो 45 तक ही आ सकते हैं। स्टूडेंट वीज़ा का तो मैंने पहले बता ही रखा है, 35 साल से नीचे नीचे आएगा। डेट ऑफ एप्लीकेशन को 35 साल से कम आपकी एज होनी चाहिए। और ये भी शायद आपको याद होगा, मैंने बताया था कि अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हैं और स्टूडेंट वीज़ा की एक्सपायरी के बाद जो आपको काम करने के लिए टाइम मिलता है, उसमें अगर आप सक्सेसफुल नहीं होते हैं जॉब लेने के लिए तो आपको वापस आना पड़ेगा। दोबारा स्टूडेंट वीज़ा के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और ये भी कोशिश ना करें कि आप टूरिस्ट वीज़ा पे जाएं, ये सोचें कि मैं वहाँ जाके इसको कन्वर्ट करा लूँगा। ये बड़ा मुश्किल सा हो गया है। ये आपको विजिटर वीज़ा की एप्लीकेशन में पहले अपनी इंटेंशन बतानी होगी। हाँ, टूरिस्ट वीज़ा पे अगर 3 महीने से कम का कोई कोर्स है वो आप ज़रूर कर सकते हैं विजिटर वीज़ा पे, इससे ज़्यादा कोर्स आप नहीं कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिए, ट्रांसपेरेंसी रखिए, ईमानदारी से अप्लाई कीजिए, और यहाँ पे कुछ बेईमानी करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर एक बार आप पकड़े गए तो फिर ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं। आज इतना ही। दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे कि अगर आप वहाँ पहुँच गए हैं तो कैसे तैयारी करें पहुँचने से पहले, फाइनेंशियली या बाकी तरह की, और वहाँ पहुँच जाएं तो आप क्या करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।